गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा 15 चैप्टर चला है बिजनेस में। तो कुछ भी तो हमने गतिविधियाँ पढ़ ली हैं आयात व्यापार की, और आज हमारी चलेंगे इंटेंट पढ़ लिया हमने। आज हमारी चलेंगे साख पत्र भेजना। देखो, ये हमारी 6 विधि है जो हम आयात व्यापार में करते हैं। साख पत्र क्यों भेजा जाता है? साख पत्र इस वजह से भेजा जाता है जब हमारा आयातकर्ता निर्यातकर्ता जो होता है आयातकर्ता के भुगतान पर विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि बैंक से तुम अपने साख पत्र बनवाकर हमें भेज दो, हम आपको माल दे देंगे। पुराना ग्राहक होता है उस पर तो विश्वास कर भी लिया जाए, लेकिन जो नया ग्राहक होता है उस पर जो हमारा निर्यात करता है वो विश्वास नहीं करता है कि पैसे का पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो उसी के लिए आयातकर्ता बैंक में जाता है और एक साख पत्र तैयार कराता है। साख पत्र जितने का तैयार कराया जाता है उसने बैंक में राशि जमा करनी होती है। उस साख पत्र के आधार पर निर्यातकर्ता आयातकर्ता को माल देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें जो हमारा आयातकर्ता होता है एक खाता खुलवाता है। और नेक्स्ट है आपका इंटेंट की पूर्ति तथा निर्यात एजेंट द्वारा सूचना देना। जब इंटेंट प्राप्त होते ही निर्यात एजेंट माल खरीदना स्टार्ट कर देता है, माल को एकत्रित करना स्टार्ट कर देता है। माल की मात्रा पूरी हो जाने पर उसकी पैकिंग कराता है, पैकिंग करा के चिन्ह डलवाता है और उसे जहाज़ के द्वारा जहाज़ में माल ला देता है और उसे रवाना कर देता है। जहाज़ में माल लग जाने के बाद में जहाज़ी बिल्टी तैयार कराता है, समुद्री बीमा कराता है और बीजक बनाता है। इस बीजक को माल के अधिकार पत्रों व विदेशी विनिमय बिलों के साथ किसी विनिमय बैंक द्वारा आयातकर्ता को भेज दिया जाता है, या तो बैंक के द्वारा या फिर जहाज़ के द्वारा ही बीजक को भेज दिया जाता है। इसकी सूचना डाक द्वारा सीधे आयातकर्ता को भेज देता है। जो इसकी सूचना मिलती है उसे डाक के द्वारा आयातकर्ता को भेज देता है कि आपका माल रवाना हो चुका है, और उसका बीजक भी भेज दिया गया है। नेक्स्ट आपका अधिकार पत्र एवं विनिमय प्रलेखों की प्राप्ति। जब आयातकर्ता को बैंक द्वारा माल के अधिकार पत्र मिल जाने की सूचना मिल जाती है कि हमारा माल आ रहा है, अधिकार पत्र आने की सूचना मिल जाती है, तो वह बिल का भुगतान करके या बिल को स्वीकार करके माल को अपने अधिकार में ले लेता है, अधिकार पत्र को प्राप्त कर लेता है। जो हमारा बैंक होता है उससे वो जो बीजक होता है उसे अपने अधिकार में ले लेता है। नेक्स्ट है आपका माल उतारने वाले एजेंट की नियुक्ति। जो हमारा आयातकर्ता होता है वो एक निकासी एजेंट का भी नियुक्ति करता है। निकासी एजेंट वो होता है जो जहाज़ से माल को उतारता है। आयातकर्ता माल संबंधी समस्त अधिकार पत्र निकासी एजेंट को पास भेज देता है। जितने भी उसके पास में कागजात होते हैं व्यापार से संबंधित, ठीक है, उसे एजेंट के पास में भेज देता है, जिससे वो माल की सपुर्दगी लेकर शीघ्र ही उसके पास भेज देता है। माल की सपुर्दगी अपने अधिकार में लेकर उसके पास में भेज देता है। माल की सपुर्दगी के लिए जहाजी बिल्टी पर बेचान निकासी प्रतिनिधि जहाज के माने पर जहाजी कार्यालय में जाकर उसका भाड़ा चुका देता है। जहाज का भाड़ा चुकाना होता है। अगर पहले ही चुका दिया गया है निर्यात एजेंट के द्वारा तो नहीं चुकाता, अगर नहीं चुकाया गया तो उसका भाड़ा चुकाना होता है। जहाजी बिल्टी पर जहाजी कंपनी से माल की सपुर्दगी लेने पर अपने पक्ष में बेचान कर लेता है, मतलब कि उसे अपने पक्ष में ले लेता, अपने पास में ले लेता है। जहाजी बिल्टी आने पर देरी हो जाती है तो निकासी प्रतिनिधि एक गारंटी फॉर्म भर के उसे दे देता है जहाजी कंपनी को, जिसमें ये घोषणा की जाती है कि माल की सपुर्दगी उचित अधिकारी द्वारा ली गई है। अगर कोई उसमें क्षतिपूर्ति होती है तो उसके लिए वही उत्तरदायी होगा, निकासी एजेंट। आयात कर का भुगतान करना। जब माल को निकासी प्रतिनिधि के द्वारा छुड़ा लिया जाता है तो उसे आयात कर भी चुकाना होता है, जिसे हम प्रवेश शुल्क कर गृह भी कहते हैं।
इसकी 3 प्रतिलिपियाँ बनाई जाती हैं। मैंने बताया था 3 प्रतिलिपियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। एक प्रतिलिपि उसकी अधिकारी के पास में, कर अधिकारी के पास में रखी जाती है। शेष 2 प्रतिलिपि प्रतिनिधि को हस्ताक्षर करके तथा मोहर लगाकर वापस कर दी जाती हैं। इन प्रतिलिपियों में जहाज का नाम, बंदरगाह का नाम, माल मंगाने वाले का नाम व पता आदि उल्लेखित संक्षिप्त टिप्पणियाँ होती हैं। डाक व गोदी व्यय का भुगतान करना। मैंने आपको बताया था जो हमारा माल जहाज़ से उतारा जाता है तो उसे डायरेक्ट रूप से तो नहीं ला सकते, उसे हम डाक में या गोदामों में रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जितने टाइम तक आपका माल रह रहा है उसका व्यय भी हमें चुकाना पड़ता है। इसके लिए 2 प्रतिलिपियाँ भरनी होती हैं, 2 फॉर्म भरने होते हैं। इसकी फॉर्म भर के 2 प्रतिलिपियाँ होती हैं। एक प्रतिलिपि डाक अधिकारी के पास रख ली जाती है, एक निकासी अधिकारी को दे दी जाती है मोहर लगाकर। बंदरगाह पर माल की सपुर्दगी लेना या माल की निकासी डाक द्वारा व्यय चुकाने जाने के बाद निकासी प्रतिबंध जहाज के कप्तान के पास जाता है, उसे सपुर्दगी आदेश दिखाता है, आगम पत्र तथा गोदी चालान आदि उसे प्रस्तुत करता, मतलब उसे दिखाता है। आवश्यक कार्रवाई पूरी हो जाने पर जहाज से माल उतारने की वो अनुमति प्राप्त कर लेता है। इसके बाद माल उठाकर वो बाहर ले जा सकता है और माल को शीघ्र अतिशीघ्र डाक से हटा लेना तथा विलम्ब शुल्क भी देना पड़ता है। अगर माल को गोदाम से हटाने में देरी हो गई है डाक से तो उसके लिए विलम्ब शुल्क भी भरना होता है। तो माल पर बंदरगाह पर माल की सपुर्दगी लेना या माल की निकासी। नेक्स्ट है आपका माल की सपुर्दगी लेने से पूर्व ही बेचान। जो हमारी माल की सपुर्दगी ली जाती है पहले ही उसका जो बिल्टी होती है उसका बेचान अपने अधिकार में कर लिया जाता है। माल को प्रतिबंधित गोदाम में रखना। माल को प्रतिबंधित गोदाम में रखा जाता है। कब रखा जाता है? जब हम माल को पुनः निर्यात करते हैं, जब हम अपने देश में उस माल का प्रयोग न करके किसी अन्य देश को माल का निर्यात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे बांग्लादेश में बंदरगाह नहीं तो हम क्या करते हैं, अपने देश में उसका माल उतारते हैं और वहाँ को अपने माल को दोबारा से निर्यात करते हैं, तो उसे पुनः निर्यात, तो उस माल को हम प्रतिबंधित गोदामों में रखते हैं। निकासी प्रतिनिधि द्वारा माल क्रेता द्वारा को भेजना, उसकी सूचना देना। निकासी जो प्रतिनिधि होता है वो माल को रेलवे द्वारा या ट्रक या ट्रक वगैरह होते हैं उनसे भेजने की सूचना आयातकर्ता को दे देता है कि मैंने माल इसके द्वारा भेजा है, ठीक है। रेल से माल छुड़ाना है, दुकान या गोदाम तक लाना। यह जो माल होता है माल स्टेशन या ट्रांसपोर्ट पर आते ही आयातकर्ता अपना माल छुड़ा लेगा तथा किसी वाहक से अपने गोदाम या दुकान पर ले जाने का प्रबंध करेगा। तो ये थी आपकी आयात व्यापार की गतिविधियाँ। कल हम पढ़ेंगे निर्यात व्यापार की कार्यविधि या गतिविधियाँ।